नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम हिंदी भाषा के साथ साथ प्रश्नावली को भी हल करा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम हल कराएं। उसी क्रम में आज हम जून 2018 में आयोजित हुई परीक्षा के प्रश्न को हल कराएंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमारा रेखांकित शब्द है पक्षी। अब पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंडज होता है, खग होता है, नभ ये भी होता है, लेकिन पंकज नहीं होता है। पंकज किसका पर्यायवाची है? पंकज पर्यायवाची है कमल का। तो हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, पक्षी दाना चुगता है में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची पंकज नहीं है, विकल्प ए सही है इसका। दूसरा प्रश्न है हमारा, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। हमारे विकल्प हैं ए सनाथ, बी अंडज, सी अपाहिज, डी जिसका कोई ना हो। इसमें हमारा सही विकल्प है, ऐसे ही जान लीजिए, अनाथ सनाथ। अनाथ का विलोम क्या होगा? अनाथ का विलोम होगा सनाथ। अंडज तो वही है पक्षी वाला। अपाहिज जिसके हाथ पैर काम ना करते हो, और जिसका कोई ना हो वो क्या है? वो अलग शब्द है कि जिसका कोई ना हो से यहाँ मुख्य तौर पर होता है कि उसके माता पिता ना हो, इससे है। तो ये अनाथ भी हो जाएगा। अनाथ का ये क्या हो जाएगा? ये अनाथ में जो वाक्यांश के लिए पूछा गया शब्द होता है वो होता है। तीसरे प्रश्न पर आ जाए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? वह कौन सा शब्द है जिसके अनेक अर्थ नहीं है? कनक आप जानते ही हैं, पढ़े भी हैं, कनक कनकते सौ गुनी। यहां कनक दो बार आया है, एक कनक का सोना, एक कनक का धतूरा, मतलब ये अनेकार्थी है। अनंत, अनंत को हम आकाश कहेंगे, इसी को हम शून्य भी कह देते हैं, सब हो जाता है। महावीर, इसको हम महावीर बलवीर सब कह देते हैं। लेकिन हत्या, हत्या का कोई समानार्थी शब्द नहीं, अनेकार्थी शब्द नहीं है। समानार्थी हो सकता है लेकिन अनेकार्थी शब्द इसका नहीं है। अगर आप कुछ कहते हैं हत्या के स्थान पर तो उसका दूसरा अर्थ होता है। बहुत लोग हत्या की जगह पर इस्तेमाल करते हैं वध। क्या इस्तेमाल करते हैं? वध। लेकिन हत्या और वध में अंतर है। हत्या और वध दोनों अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग स्थितियों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं कि हत्या जो है किसी को मार डालना सामान्य तौर पर वो हत्या है, लेकिन प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किसी को मार डालना क्या है? वध है। भगवान राम ने रावण का वध किया था, भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था, और रमेश ने सुरेश को मार डाला, सुरेश ने रमेश को मार डाला। ये क्या है? ये हत्या है। रमेश ने सुरेश की हत्या की, यहां कह दिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा वध किया जाएगा। दोनों में ये अंतर है, हत्या और वध में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिनका संबंध आध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द। और हमारे विकल्प हैं आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय और नैतिक। प्रश्न से ही कंफर्म है कि जिसका संबंध अध्यात्म से है तो हमारा वो विकल्प सही होगा जिसमें अध्यात्म शब्द आया होगा। अध्यात्म किसमें आया है? ए विकल्प में, आध्यात्मिक। हमारा सही विकल्प है ए। अगला प्रश्न, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। अवधि और अवधि, अनुचर नौकर, आदि अंत, अभिनय नाटक। तो देखिए, अनुचर और नौकर एक ही शब्द है, अर्थ इनका एक ही है। आदि शुरुआत, अंत अंतिम, विलोम है यहां। लेकिन देखिए, समरूपी एक ही रूप नहीं है, दोनों में अंतर है। आदि है, अंत है, शब्दों में भिन्नता है। अभिनय नाटक एक ही है। इसमें कौन सा सही विकल्प है? इसमें सही है अवधि और अवधि। अवधि का मतलब क्या हुआ? समय। लेकिन क्या समय? कैसा समय? निश्चित समय। और अवधि का क्या अर्थ है? अवधि हिंदी की एक बोली है। हिंदी की क्या है? एक बोली है। कहां बोली जाती है? अवध प्रदेश में। कहां बोली जाती है?
अवध प्रदेश में। अवधि बोली जाती है अवध प्रदेश में। अवध का अर्थ धन वध, मतलब जहां पर किसी का वध ना हुआ हो वह है अवध। क्या है? अवध। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। हमारा रेखांकित पद है, रेखांकित शब्द है प्रतिदिन। क्या है? प्रतिदिन। अब पूछ रहा है कि रेखांकित जो हमारा शब्द है वो क्या है? उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है कि कारक है? तो हमारा इसका प्रतिदिन का इसका सही जवाब है कि प्रतिदिन क्या है? हमारा है अव्यय। अव्यय कई बार बताया जा चुका है, फिर से अव्यय। अव्यय का अर्थ आधन व्यय, जिसका कुछ भी व्यय ना हो लेकिन अर्थ वाक्य के अर्थ पर अपना प्रभाव डाले, वह क्या है? वह है अव्यय। तो हमारे छठवें प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी। प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन है अव्यय। अगर पूछा होता कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास है, तब हमारा सही जवाब होता अव्ययी भाव समास। क्या होता? अव्ययी भाव समास। क्योंकि किसी भी समास, जिस समास के पहले पद में क्या होते हैं? यथा, प्रति, आ, मतलब उपसर्ग जुड़े होते हैं, वो कौन सा समास होता है? वो होता है अव्ययी समास। क्या होता है? अव्यय जुड़ा होता है। वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग और प्रत्यय में यही अंतर है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय वर्ग शब्द के बाद लगता है। अब मिलाप, मिलाप में क्या है? मिल, आप, अप, लाप, मिल आप, मिल आप, मिल आप, मिलाप। तो कौन सा प्रत्यय हुआ? इसमें प्रत्यय हुआ विकल्प बी, आप। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप में आप प्रत्यय है, हमारा बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, प्रतिघात का संधि रूप क्या होगा? प्रतिघात का संधि रूप क्या होगा? पहला प्रत्याघात, बी प्रत्याघात, सी प्रत्याघात, डी प्रत्याघात। तो ये कौन सी संधि है? प्रतिधन घात। ये कौन सी संधि है? ये है ई, या ई के साथ अन्य कोई भी स्वर जब जुड़ता है, अन्य कोई भी स्वर जब जुड़ता है तो क्या बनता है? ये बनाता है या। क्या बनाता है? या। और ये संधि है, इस संधि का नाम है यड़ संधि। कौन सी संधि है? यड़ संधि। प्रतिघात, ये दोनों मिल गया, इसके साथ में ये या बन गया, और हमारा सही विकल्प हो गया पहला विकल्प ए, प्रत्याघात। क्या हो गया? प्रत्याघात। और एक संधि कौन सी है? ये संधि है यड़ संधि। स्वर संधि के 5 भेद, उसमें से एक संधि है यड़ संधि, और अयादि, दीर्घ, वृद्धि, गुण, ये अन्य चारों हैं। ये हमारी कौन सी है? ये है यड़ संधि। अगले देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अब जैसे ही अभी देखिए पिछले ही प्रश्न पर चर्चा हुई थी संधि पे कि स्वर संधि क्या, ये भी उदाहरण है, और 5 संधि है। महौषध, महौषध का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो विकल्प इसमें दिया है महाधन औषध, महाधन औषधि, महाधन औषध, और चौथा विकल्प महाधन औषधि। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, महाधन औषध। यहां क्या है? यहां आ या आ के साथ क्या मिल रहा है? धन, ओ या औ मिल रहा है। क्या बनाए रहेगा? क्या बनेगा? औ बनेगा। कौन सी संधि होगी? ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये है वृद्धि संधि। जब तक आप संधि को से डीपली अध्ययन नहीं करेंगे, आप नहीं जान पाएंगे इसमें कौन सी संधि है। इसीलिए आप इसका अध्ययन किए रहिए। मैंने पहले ही बताया था कि जब मेरा लेवल 2 होगा, जब प्रश्नमाला आयोजित की जाएगी, तो उसका सीधा सीधा ये मतलब होगा
कि आप पहले इन सब चीजों को, इन सब बातों को, इन सब विषयों को, इन सब प्रकरणों को पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप इसको हल कर रहे हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। पाषाण, कंगड़, प्यासा और पक्ष। अब इसमें जिन भी शब्दों में क्या होते हैं, जिन शब्दों में अनुस्वार होता है अधिकतर वो क्या होते हैं, वो तत्सम होते हैं। ये तत्सम हो गया। फिर जिनमें छा होते हैं संयुक्त अक्षर, वो भी तत्सम होते हैं। ये भी हो गया। ये क्या हो गया, ये मतलब तत्सम हो गया, तद्भव नहीं है। ये भी तद्भव नहीं है। पाषाण, इसमें ये सा आ गया, मूर्धन्य सा, ये भी नहीं है। हमारा सही विकल्प क्या है, प्यासा। प्यासा क्या है, प्यासा एक तद्भव शब्द है। प्यासा क्या है, तद्भव शब्द। और तीनों, ये तीनों, ये तीनों क्या है, ये तीनों हैं तत्सम शब्द में आएंगे। ये कौन से शब्द हैं, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है उनमें कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। उनमें से ये दो हैं, तद्भव और तत्सम, ये दोनों इसमें शामिल हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूंगा। दूसरा, सज्जन लोग मेल ही सोचते हैं। तीसरा, क्या तुम कॉलेज जा रहे हो। और चौथा, अभी तक पत्र नहीं मिला है। अभी तक पत्र नहीं मिला है। अब देखिए इसमें आज मैं यहीं रहूंगा एकदम सही है। क्या तुम कॉलेज जा रहे हो, शब्द में कोई प्रश्न चिन्ह मान लीजिए हो गया, तब भी कोई वो नहीं है, ये भी सही है। अभी तक पत्र नहीं मिला है, ये भी सही है। लेकिन इसमें देखिए सज्जन लोग मेल ही सोचते हैं, मतलब सज्जन लोग चाहते हैं कि हमेशा लोग मेल जोल से रहें। सज्जन का अर्थ ही होता है सत धन जन। इसका संधि विच्छेद होगा सत धन जन। जन का अर्थ क्या होगा, जन का अर्थ होगा लोग, मतलब सज्जन में लोग शब्द छिपा हुआ है। लोग अलग से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सज्जन मेल ही सोचते हैं, यही सही हो जाएगा। हमारा कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमारा विकल्प बी सही है, सज्जन लोग मेल ही सोचते हैं। ये वाक्य गलत है और तीनों वाक्य सही हैं। अगला देखिए, मुझे आज खाने की मन नहीं होती है। मुझे आज खाने की मन नहीं होती है। अब अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। पूछ रहा है प्रश्न में कि मुझे आज खाने की मन नहीं होती है, इनमें अशुद्ध अंश कौन सा है। मुझे में कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। आज में भी कोई नहीं है। खाने का सही है। मन नहीं होती है, मन नहीं होती है, नहीं होता, होता है मन नहीं होता है, पुरुषवाचक शब्द माना जाता है मन। मन नहीं होता है, तो हमारा विकल्प डी सही है, मन नहीं होती है, ये अशुद्ध अंश है। आगे देखिए 13वां प्रश्न, वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं। अब वाक्य के कितने भेद होते हैं, अब ये पूंछ में कौन सा रहा है, ये बात कर रहा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद की। उसमें कितने भेद होते हैं, 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो कितने भेद हुए हमारे, 3 भेद। शब्द के कितने, वाक्य के कितने भेद हुए, 3 भेद। हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प ए। अगला प्रश्न, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। सामान्य सी बात है, इसमें कुछ अलग से बताना नहीं है कि जब हम किसी वाक्य को समाप्त करते हैं तो समाप्त करने के बाद हम हमेशा पूर्ण विराम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम। हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, पूर्ण विराम। कौन सा विकल्प, विकल्प बी, पूर्ण विराम। जब हमें कुछ क्षण के लिए रुकना होता है वो क्या होगा, होगा अल्प विराम। उससे अगर अधिक हो और पूर्ण से कम हो तो उप विराम। और विवरण चिन्ह, जब हमें किसी बात को और उसमें आगे हमें विवरण देना हो उस बात का, तब हम क्या करते हैं, विवरण चिन्ह। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, विवरण चिन्ह लगा दिया, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ऐसे
अगले में देखिए, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रेखांकित क्या है? लोहे के चने चबाकर, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, बहुत कठिनाई झेलना। लोहे के चने चबाना मतलब लोहे के चने नहीं आते बाजार में कि उसको लेकर चबा लेते हैं और बच्चे आराम से सब परीक्षा पास करते हुए चले जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि वो अपने जीवन में कठिनाइयां सहते हैं। किस चीज के लिए? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य संवारने के लिए। हमारा विकल्प ए सही है, बहुत कठिनाई झेलना। अगला देखिए, लोकोक्ति। किसी भी, देखिए आप किसी भी प्रश्नमाला में आप उठाकर देखिए, उसमें एक से दो लोकोक्त, एक से दो मुहावरे हर बार पूछे ही जा रहे हैं। अब इसमें क्या है? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। लोकोक्त का अर्थ होगा ए, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, और चौथा गुण। अब देखिए यही स्पष्ट हो रहा है, कहां राजा भोज मतलब अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो राजा है तो सामान्य तौर पर क्या है? वह विशिष्ट है, वह सामान्य व्यक्ति नहीं है। किसी राज्य में एक ही राजा होगा, लेकिन सामान्य लोग बहुत होंगे। और कहां गंगू तेली, ये किसी सामान्य व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो यहां क्या है? राजा क्या है? राजा विशिष्ट है। और गंगू तेली क्या है? गंगू तेली एक सामान्य व्यक्ति है। तुलना लेकिन दोनों के बीच में की जा रही है। तुम्हारा सही विकल्प है विकल्प ए, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। वहां का क्या कहा जाता है? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। अगला प्रश्न, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां अलंकार होगा। हम सबने पढ़ा है अलंकार में कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है उसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, तरन तंजा तट्टमाल तरुवर बहुछाए, दम के दतिया दुत दामिन जो किलके कलबाल विनोद करें। ये सब उदाहरण किसके हैं? ये सब उदाहरण हैं अनुप्रास अलंकार के। यमक, जहां पर क्या हो? एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो। श्लेष, एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके अलग अलग अर्थ निकले। और उपमा, जहां पर तुलना की गई हो वहां क्या है? उपमा। उपमा की सबसे खास बात, सा सी से जैसे शब्द आते हैं इसमें, जब तुलना की जाती है तो इसमें सा सी से, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल का पत्ता कैसे डोला? मन जैसा डोला। तो यहां क्या हुआ? ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। आगे देखिए, जो मात्रिक समछंद है, समछंद है, प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, वह क्या है? अब देखिए इसके विकल्प हैं चौपाई, दोहा, सोरठा और रोला। पहले कह दिया गया समछंद है। मात्रिक समछंद है मतलब मात्राओं की संख्या प्रत्येक चरण में समान है। तो आप जानते हैं दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है, नहीं है। सोरठा भी नहीं है, दोहा सोरठे का उल्टा है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। उसमें 13-11 दोहे में, मतलब पहले में 13 दूसरे में 11, और सोरठा में पहले में 11 दूसरे में 13। ऐसे रोला, इसमें अलग मात्राएं हैं। हमारा सही विकल्प है विकल्प ये ए, क्या है? चौपाई। चौपाई में कितनी मात्राएं हैं? चौपाई में 4 चरण है और चारों चरणों में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 16-16 मात्राएं हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि रोला में कितने चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। रेखांकित शब्द का समास होगा। रेखांकित पद है हमारा आजीवन। भीष्म पितामह प्रण भी बड़े कठिन कठिन लेते थे, इसीलिए उनको भीष्म कहा जाता था। भीषण प्रतिज्ञा लेने वाला क्या है? भीष्म। कठिन प्रतिज्ञा लेने वाला भीष्म। और पितामह चूंकि वो अपने परिवार में बहुत बुजुर्ग हो गए थे जब तक, और आगे कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई तब तक वो आगे बढ़े,
उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए अर्जुन आज सब उनको क्या कहते थे, पितामह कहते थे। ने शादी ना करने का प्रण लिया, कौन सा इसमें समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, देव। पहले बताया जा चुका है कि इसमें अव्यय का प्रयोग हुआ हो आजीवन, आजीवन। समास विग्रह क्या होगा इसका? आ धन जीवन। अब जिस समास में पहले यथा, प्रति और क्या बेखटक, बेरोक टोक, ये सब आ से, आजीवन जैसे हो गया, आ से ही हो जाएगा, आमरण। ये शब्द जिस समास से निर्मित होते हैं वह समास होता है अव्ययी भाव समास। हमारा पहला विकल्प सही है, अव्ययी भाव समास। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को, वर्ण जहां समुदाय में इकट्ठा रखे गए हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, हम कई बार पढ़े हैं कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों का समुदाय है, उसे क्रमबद्ध ढंग से वर्णों को वहां रखा गया है। हमारा विकल्प ए सही है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार पुल्लिंग है, गौरव ये भी पुल्लिंग है, समुदाय ये भी पुल्लिंग है, लेकिन अश्वनी, अश्वनी क्या है? ये स्त्रीलिंग है, अश्वनी स्त्रीलिंग है। और अगर आपने नाम पढ़ा हो कि नहीं, हम तो पुरुषों के नाम में पढ़े हैं अश्वनी, तो जब आप पुरुषों के नाम में अश्वनी पढ़ते हैं तो वो अश्वनी नहीं होता, वो होता है अश्वनी कुमार। क्या होता है? अश्वनी कुमार। ध्यान दीजिएगा इस पर, वो केवल अश्वनी नहीं होता, अश्वनी स्त्रीलिंग है। और जब अश्वनी कुमार लिख दिया जाता है तो क्या हो जाता है? वो पुल्लिंग हो जाता है, एक नाम हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी, बेटियां। अब यहां जोड़े में क्या है? ये एक वचन है और ये बहुवचन। ये क्या है? ये है एक वचन और ये है बहुवचन। डिबिया, डिबिये, श्रोता, श्रोतागण, वधु, वधुएं। अब बताइए इसमें कौन सा सही है? ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत है हमारा ये। इसमें क्या? डिबिया का विकल्प बहुवचन होगा डिबिया। क्या होगा? डिबिया, डिबिये नहीं। क्या होगा इसका? डिबिया। या पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु, तो क्या होगा? इसका सही विकल्प है डिबिया। और हमारा विकल्प सही है बी, कि ये जोड़ा डिबिया और डिबिये का जोड़ा सही नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम खाना खाता है, नहीं। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राम ने रावण को मारा। मां अपने बच्चे को मारती है। संबंध में होता क्या है? काकी के, रारी रे, ये शब्द आते हैं। इनमें किसमें आ रहा है? तो देखिए इसमें किसमें आ रहा है? दो में आ रहा है, दो में नहीं आ रहा है। कौन कौन से दो में आ रहा है? राधा का कुत्ता इसमें आ रहा है, और जैसे इसमें नहीं आ रहा है और इसमें भी नहीं आ रहा है। मां अपने बच्चे को मारती है और राधा का कुत्ता, तो संबंध यहां कहां किससे दिखाया जा रहा है? संबंध दोनों में है, मां अपने बच्चे को और राधा का कुत्ता। लेकिन जब हम पढ़ चुके हैं कि काकी के दिखाता है, तो हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। यहां संबंध क्या है? कुत्ते से। कुत्ता किसका है? राधा का। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द पहचानिए। क्या कौन सा शब्द है? विशेषण शब्द। विशेषण क्या करता है? विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब इसमें क्या है? ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा। आश्वासन, उपासना और अपेक्षा ये सब क्या है? ये संज्ञा क्रिया में आएंगे। लेकिन ऐतिहासिक क्या है? जैसे ऐतिहासिक क्षण, तो क्षण की विशेषता क्या है? वह क्षण कैसा है?
वह क्षण ऐतिहासिक है। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द पहला है ए, विकल्प ए, ऐतिहासिक। इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, ऐतिहासिक। अगला, जागना मूल क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना, जागना एक मूल क्रिया है। अगर प्रथम प्रेरणार्थक हम पूछें तो क्या होगा? तो प्रथम प्रेरणार्थक होगा कि हम प्रेरणार्थक का अर्थ जान लीजिए। जब कार्य स्वयं न कर कर किसी और से कराया जाता है तो प्रेरणार्थक होता है। अब इसमें कह रहा है प्रथम प्रेरणार्थक, तो ठीक दूसरा व्यक्ति जो है अगर वो कर रहा है, उससे किया कराया जा रहा है तो क्या होगा? वो प्रथम प्रेरणार्थक होगा। जैसे जागना अगर मूल क्रिया है तो उसका प्रथम प्रेरणार्थक होगा जगाना। क्या होगा? जगाना। ये प्रथम होगा, हमारा विकल्प ए सही है। और अगर द्वितीय पूछता तो आप कहते जगवाना, क्योंकि जागना स्वयं, जगाना मतलब कोई सो रहा है उसको जाकर जगाया जाए। लेकिन जगवाना इसका क्या अर्थ हुआ? इसमें तीन लोग हैं, एक कोई व्यक्ति कह रहा है, दूसरा व्यक्ति जगाने जा रहा है, तीसरा व्यक्ति सोया हुआ है, उसी को तो जगाया जा रहा है। तो हमारा विकल्प 25 का सही होगा। जागना मूल क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक शब्द है जगाना। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। कौन कौन सा है? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। दूसरा, वह घूमने जा रही है। मैं पढ़ रहा था। मैं बाहर जाऊंगी। अब देखिए, था थी थे जिसमें आ गया वो क्या हो गया? वो भूतकाल हो गया। ये क्या है? ये है भूतकाल। जाऊंगा, गागी गे जिसमें आ गया वो भविष्यकाल। वह घूमने जा रही है। वह घूमने जा रही है, ये क्या है? ये अपूर्ण वर्तमान काल है। रही है, रहा है, रही है, किस, ये क्या हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल। लेकिन अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये क्या है? हमारा विकल्प यही ए सही है। ये है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल कि अब हमारे पढ़ने का समय, ठीक समय कि हमारे पढ़ने का समय हो गया, मतलब जो समय चल रहा है वो हमारे पढ़ने का है। तो ये क्या है? ये है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। अगला प्रश्न, सुरेश गीत गा रहा था। अभी पिछले प्रश्न पर चर्चा हुई कि रहा था, रही, रहा, रही, रहे जिसमें आएगा वो अपूर्ण होगा। अब इसमें क्या है? इसमें हम जान गए कि सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य क्या है? अपूर्ण भूत है। अपूर्ण भूत मतलब कार्य पूरा हुआ नहीं है, कार्य भी चल रहा है। तो अपूर्ण यही तो हुआ कि कार्य पूरा नहीं, अपूर्ण। माने नहीं, पूर्ण माने पूरा हुआ। कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, मतलब कार्य गतिमान है। तो यहां देखिए, सुरेश गीत गा रहा था, क्या बता रहा है? कि कार्य गतिमान था। जिस समय की बात हो रही है वहां कार्य गतिमान था, अर्थात अपूर्ण भूत। हमारा विकल्प ए सही है, अपूर्ण भूत। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंदन पंत। ये चार विकल्प, इनमें से हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी जी ने क्या दिया था? राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा। और इनके बाद किसे राष्ट्र कवि कहा गया? इनके बाद राष्ट्र कवि कहा गया रामधारी सिंह दिनकर को। यह भी जानते रहिए, रामधारी सिंह दिनकर को दूसरा राष्ट्र कवि कहा गया। अगला प्रश्न, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। एक आध फिल्म आप लोगों ने भी देखी होगी। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम है प्रेमचंद जी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती और रामचंद्र शुक्ल। हमारा सही जवाब है देवदास के रचनाकार हैं, देवदास उपन्यास के लेखक हैं शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। क्या नाम है उनका? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। और तीनों देवदास,
जब पहली देवदास बनी, ये देखिए 3 बार बनी है, पहली देवदास बनी उसमें देवदास बने कुंदनलाल सहगल, कुंदनलाल सहगल। दूसरी देवदास बनी उसमें देवदास बने दिलीप कुमार, दिलीप कुमार। और जब तीसरी बार देवदास बनी तो उसमें देवदास बने शाहरुख खान। 3 बार देवदास बनी और ये तीनों वो अभिनेता हैं जिन्होंने देवदास का किरदार निभाया था। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं में आप जानते ही हैं, गोदान, वनभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, धनवीर भारती, गुनाहों का देवता प्रसिद्ध रचना है इनकी। और रामचंद्र शुक्ल, भारतीय साहित्य का इतिहास, यह इनकी रचना है प्रसिद्ध रचनाओं में। आगे देखिए, कामायनी के रचयिता हैं। लगभग हर दूसरी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा ही जाता है कि कामायनी के रचयिता कौन है। इस प्रश्न को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे ही कामायनी शब्द आप देखिए, अगर आगे देखिए रचयिता हैं, तो आपको और तीनों विकल्प ना पढ़ने पड़े, आपको सीधा सीधा क्या जवाब देना है? आपको जवाब देना है कामायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, विकल्प ए, जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? यामा, निहार, ये सब हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक, इनकी भी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं, दोनों की रचनाएं, एक एक रचना, केवल एक एक रचना, आपको कमेंट में बतानी है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? देखिए, अभी पहले ही चर्चा हो गई थी, आप सब जानते हैं, दोहावली तुलसीदास जी की रचना है, गीतावली है, रामचरितमानस किसी को कोई शंका ही नहीं है, ये उनकी ही रचना है। लेकिन यामा, अभी पिछले प्रश्न में चर्चा हुई थी कि यामा किसकी रचना है, इसीलिए मैंने उस पर चर्चा की थी। यामा रचना है महादेवी वर्मा जी की। तो हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है? यामा तुलसीदास जी की रचना नहीं है। करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण का अर्थ क्या होगा? करुण जान ही रहे हैं, जहां पर क्या हो, किसी चीज के वेदना हो मन में, क्या हो, शोक हो, दुख हो, तो यहां क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है, विकल्प बी, शोक। क्रोध किसका है? उत्साह, उत्साह वीर रस का है। क्रोध किसका है? क्रोध रौद्र रस का है। और विस्मय किसका है? विस्मय अद्भुत रस का है। शोक करुण रस का है। अन्य विकल्प भी आप देखते चलिए कि अन्य विकल्प में कौन सा सही होगा। अगर ये ना होता तो जो हमारे और विकल्प दिए गए हैं आप उनको भी तो जानते रहिए कि इसमें ये विकल्प क्यों नहीं है। जैसे आप ये जानिए कि कौन सा विकल्प है, उसके क्या कारण है, उसकी क्या खासियत है, और अगर 3 नहीं है तो उनके क्या कारण है कि वो 3 क्यों नहीं है। जैसे शोक किसका स्थायी भाव है? शोक करुण का है। तो क्रोध किसका है? रुद्र का है। उत्साह वीर का है। और विस्मय ये अद्भुत रस का है। अब हम एक पैसेज पढ़ेंगे गद्यांश और उसके बाद उसमें से प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा है पैसेज गद्यांश। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभवों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। मतलब अग्रगण्य का मतलब क्या है? अग्र माने अगले, आगे, पहले, गण्य माने गिनने योग्य, जिनका नाम पहले गिनने योग्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। याद रखिएगा, आगे प्रश्न बनेंगे यहीं से। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। पिता का नाम देवेंद्र नाथ था और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। किसके नेता थे? ब्रह्म समाज के। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। इतने गुण थे, क्या क्या? महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी सी उम्र में कविता लिखी थी। जब पहली कविता उन्होंने लिखी तो उनकी उम्र कुल 8 साल थी।
काबलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां उन्होंने हमें दी हैं। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए, विधि की पढ़ाई के लिए, लॉ की पढ़ाई के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए वे कहां गए? लंदन गए। लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि लिए वापस आ गए। वहां गए तो, लेकिन उनका वहां मन नहीं लगा कानून की पढ़ाई में, और 2 साल बाद ही वो बिना डिग्री लिए क्या किए? भारत वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। जो उन्होंने स्थापना की, एक स्थान की, एक मठ की, एक संस्थान की, उसका क्या नाम था? उसका नाम था शांति निकेतन। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव से बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। किसका आंदोलन आरंभ हुआ? बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन में से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। यहीं से भारत में अपने देश के लिए आंदोलन करने के आंदोलनों की शुरुआत हुई। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1911 में इन्होंने गीतांजलि लिखी और 1913 में इसे क्या किया गया? नोबेल दिया गया। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। जो वही हत्या, ये जलियांवाला बाग आप जान लीजिए, जलियांवाला बाग, जल्ली नामक एक आदमी था, उसी का वो बाग था। जल्लीवाला बाग, जल्लीवाला बाग, जल्लीवाला बाग का भ्रंश होता हुआ क्या हो गया? जलियांवाला बाग। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इनको अंग्रेज सरकार ने उपाधि दी थी नाइटहुड की। 2-3 उपाधियां इस समय सरकार देती थी, ब्रिटिश सरकार। नाइटहुड की उपाधि देती थी, राय बहादुर की उपाधि देती थी, तो इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, जिसे इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 अलग अलग देशों में राष्ट्रगान के रूप में सम्मानित की गई हैं। उन्हें वहां का राष्ट्रगान घोषित किया गया है। भारत में जनगण मन और बांग्लादेश में आमार सोनार बांग्ला। सर्वतोन्मुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक रहेगा। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है और रहेगा। उनका जीवन हमें हमेशा राह दिखाता रहेगा। अब हम प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई? उन्हें वह पसंद नहीं थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, बंग भंग आंदोलन के विरोध में ब्रिटिश शासन ने उनसे ले ली, तो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अभी गद्यांश में हमने इस पर चर्चा की, इसको पढ़ा, तो इसका विकल्प बी सही है। नाइटहुड की उपाधि उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार मिला? गीतांजलि, विकल्प डी। 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और 1911 में इसकी रचना इन्होंने की थी। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहां हुआ था? अभी मैंने पहले ही कहा था, ध्यान दीजिएगा, इस पर प्रश्न बनेगा यहां से। 7 मई 1861 कलकत्ता, 2 अक्टूबर 1861 गुजरात, 14 नवंबर 1869 इलाहाबाद, 5 सितंबर 1889 उत्तर प्रदेश। अगर हम सन और स्थान छोड़ दें तो ये चारों स्थान शामिल भी कर लीजिए। सन छोड़ दें अगर, तो ये चारों किसी न किसी महापुरुष के क्या है? जन्मदिन है। 7 मई रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, विकल्प हमारा ए सही है। 2 अक्टूबर सब जानते हैं, गांधी जी का जन्मदिन, शास्त्री जी का जन्मदिन। 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। तो हमारा सही विकल्प है इसमें, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 को। और कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता का अब क्या नाम है? कोलकाता। अगला प्रश्न, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज और रामकृष्ण मिशन। इनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। किसके समाज के? ब्रह्म समाज के। अब हम देख लेते हैं इसी प्रश्न के साथ साथ
कि इन चारों समाजों की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। सत्य शोधक समाज ये दिए थी ज्योतिबा फुले। कौन दिया था इसे? ज्योतिबा फुले दिए थे इसको। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण इनके गुरु थे, उन्होंने उनके नाम पर एक मिशन की स्थापना की और उसे नाम दिया रामकृष्ण मिशन। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न, जनगण मन के रचनाकार कौन है? जनगण मन के रचनाकार कौन है? हम जैसे ही विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में हमें एक से ही ये रोज दोनों टाइम राष्ट्रगान विद्यालयों में कराया जाता है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो उसके रचनाकार हैं, हमने जिनके बारे में अभी गद्यांश पर चर्चा की। विकल्प ए रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या है? हमारे राष्ट्रगान जनगण मन के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। विकल्प ए सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या है? ये राष्ट्रगीत के रचनाकार हैं। ये किसके रचनाकार हैं? राष्ट्रगीत के। राष्ट्रगीत हमारा क्या है? वंदे मातरम, तुझलाम सुफलाम मलयसितलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये हमारा राष्ट्रगीत है। बच्चन जी की प्रमुख रचना में मधुशाला है। क्या है? मधुशाला, ये इनकी प्रमुख रचना है। सरोजिनी नायडू जुलाहे। सरोजिनी नायडू क्या थी? उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी स्वतंत्रता के बाद? सरोजिनी नायडू। और पहली मुख्यमंत्री महिला अगर कहा जाए तो सुजीता कृपलानी। दूसरी सुश्री मायावती। ठीक, इस तरीके से हमने जून 2018 में पूछे गए 37 प्रश्नों की इस प्रश्नमाला को हल किया। अगले वीडियो में, अगली कक्षा में हम एक नई प्रश्नमाला के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको हमारे वीडियोज वहां भी मिलेंगे। आप हमारे एप्लीकेशन नीरज करियर इंस्टीट्यूट पे भी जा सकते हैं, वहां आप साइन अप कीजिए, लॉगिन कीजिए। वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य भी परीक्षाएं जो हैं, SI की भी, रेडियो ऑपरेटर की भी, इन सब के आपको वहां पर अंशाल भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, वहां आप सबको ये उपलब्ध है। तो अगली वीडियो में हम एक नए विषय के साथ, एक नई प्रश्नमाला के साथ आप सबके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।